नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन व पुलिस द्वारा सुरक्षा को यकीनी बनाने के दावे किए जा रहे हैं। इसी बीच आतंकवादियों ने साउथ कश्मीर के कुलगाम जिले के आरेह इलाके में अब एक बैंक मैनेजर को निशाना बनाया है। कुलगाम में इलाकाई देहाती बैंक शाखा के मैनेजर पर आज सुबह बैंक में घुसकर एक आतंकी ने गोली चला दी। इस हमले में बैंक मैनेजर गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन जख्मों के ताव न सहते हुए उसने दम तोड़ दिया। मृतक की पहचान विजय कुमार के तौर पर हुई है, जो राजस्थान का रहने वाला था। इस पूरी घटना बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि एक आतंकी बैंक में घुसा और अपने पिस्टल से बैंक मैनेजर पर फायरिंग कर दी। वहीं इस हमले के तुरंत बाद ही घटनास्थल पर पहुंची सेना व पुलिस के जवानों ने इलाके की घेराबंदी कर हमलावर की तलाश में व्यापक अभियान चलाया, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चल पाया। कश्मीर घाटी में आज एक और टारगेट किलिंग ने आग में घी का काम किया है। घाटी में 3 दिनों में दूसरी टारगेट किलिंग से जहां कश्मीरी पंडित विस्थापित और कश्मीरी हिंदू जहां खौफजदा हो गए हैं, वहीं जम्मू में कई सियासी दल व संगठन सड़कों पर उतर आए हैं। जम्मू में आज अपनी पार्टी बहुजन समाज पार्टी, शिवसेना और आरक्षित वर्ग ने अपने अपने स्तर पर प्रदर्शन कर जहां घाटी में फैले आतंक को लताड़ लगाई, वहीं घाटी में पीएम पैकेज के तहत तैनात मुलाजिमों व वहां रोजी रोटी कमाने आए प्रवासियों की सुरक्षा को यकीनी बनाने के सरकार के दावों पर भी सवाल उठाए। इनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए और इनको जम्मू में वापस लाना चाहिए। जो ऐसे लोग हैं हमारे, उनको बिल्कुल ऐसा सिस्टम में नहीं लाना चाहिए। इनोसेंट किलिंग बंद होनी चाहिए। हम इसी के साथ आज प्रोटेस्ट रखा है और जो हमारी बहन अपना रजनी वाला को ऐसे मारा गया है, हम उसकी कड़ी मरम्मत करते हैं। ये ऐसा इनोसेंट लोगों को मार रहे हैं। ये कश्मीर की ऐसी जनता से हमें बिल्कुल दुखी हो गए हैं कि जो हमारे लोग बच्चे जो उधर नौकरियां कर रहे हैं, उनको अब इन्होंने टारगेट बनाना शुरू किया है। हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि जम्मू के लोग अब बाहर निकल जाएंगे। अगर ऐसा हुआ, अगर एलजी साहब होश में नहीं आते हैं, तो हम जम्मू कश्मीर में कूद जाएंगे। ये जो मोदी सरकार है या मनोज सिन्हा जी जहाँ जो सरकार में बैठे हुए हैं, उनके सर पर कोई जूं नहीं रेंग रही। कभी राहुल भट्ट मर रहा है, कभी रजनी देवी मर रही है। तो इनका हम पुरजोर से मजम्मत करते हुए, जिन लोगों ने ऐसे निहत्था और बेकसूर लोग जो इस तरह कश्मीर में मारे जा रहे हैं, हम उनकी निंदा करते हैं। और हमें बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि बीजेपी के लोग ये आकर के सिर्फ आश्वासन झूठे दे करके मुलाजमों को ये गलत ढंग से उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं और उनको मजबूर कर रहे हैं कि वो दिल्ली में नौकरी करें। दूसरा, जो हमारे एम्प्लॉयज़ वहाँ बैठे हुए हैं, उनको सिक्योरिटी प्रदान करें। अगर नहीं कर सकते हैं, जब तक कश्मीर के हालात ठीक नहीं होते, तब तक किसी भी जम्मू के एम्प्लॉय को मजबूर ना किया जाए कि वो अपनी ड्यूटी पर जाएं। जम्मू में बैठ करके, अपने अपने घर में बैठ करके अपनी ड्यूटी दें। और गवर्नमेंट अगर इनको प्रोटेक्ट नहीं कर रही है तो गवर्नमेंट का निकम्मापन है, हम उसकी निंदा करते हैं। अंदर लगातार लक्षित हत्याएं हो रही हैं। हमारे सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाया जा रहा है, अल्पसंख्यकों को पहले निशाना बनाया जा रहा था। अब तो कश्मीर के अंदर हर नागरिक अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। यानी बीजेपी सरकार, केंद्र सरकार, हमारी मोदी सरकार कश्मीर के लोगों को की रक्षा और सुरक्षा करने के अंदर पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही है। 2022 की बात करें, अभी तक ये 5 महीने के अंदर 14 लोगों की वहां पर हत्याएं हो चुकी हैं, जिसमें 9 अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। यानी आज कश्मीर के हालात बहुत बदतर होते जा रहे हैं। सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ जो वादा किया था कश्मीर के अंदर अमन बहाली का, सरकार अपने वादे में पूरी तरह से नाकारा साबित हुई। एक बार फिर कश्मीर फाइल पटकथा 2 का यहाँ पर लिखना शुरू हो चुकी है उसकी कहानी। यानी वही चीज दोहराई जा रही है जो 1990 के अंदर दोहराई गई थी। वहाँ से यहाँ बस वापस भेज, हम यहाँ ड्यूटी देना चाहते हैं, अपने घर में रहना चाहते हैं, क्योंकि हम 15 साल से अगर वहाँ पर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अब हमें भी मन करता है कि हम भी अपने यहाँ घर में आकर रहें, फैमिली में रहें। सर, हमारे बच्चे भी वहाँ हमारे साथ हैं, हम किस तरह से ड्यूटी दे सकते हैं? हमारे छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ हैं, कल को उनको कुछ हो जाएगा, क्या करेंगे? जैसे ये हमारी एक बहन मारी गई है, इससे पहले पंडित को राहुल भट्ट वो मारा गया, अमरीन भट्ट
भी वहाँ की लड़की थी, कल शाम को फिर किलिंग होती है वहाँ पर, सिविलियन को मार दिया जाता है। कौन सेव है वहाँ पर? है कोई सेव? कोई सेव नहीं है। लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, हम तो कर सकते हैं ना। वो तो वहाँ के ही रहने वाले हैं, हमें तो यहाँ भेज दो, हम तो आ सकते हैं ना अपने घरों में वापिस। ये हमारा राइट है सर। अगर हम 15 साल वहाँ हमने ड्यूटी दी है, हमारे लिए पॉलिसी बनाओ कि हमें वहाँ से यहाँ, ठीक है 10 साल ड्यूटी दी, 5 साल दी, 15 साल दी, यहाँ वापिस भेजा जाए। कश्मीर घाटी में तैनात कश्मीरी हिंदू और जम्मू संभाग के हिंदू कर्मचारियों ने सरकार द्वारा उन्हें दिए गए आश्वासन को नकार दिया है। सरकार द्वारा दिए गए आश्वासन को इन कर्मचारियों ने लॉलीपॉप करार देते हुए ये साफ किया है कि उन्हें कश्मीर से बाहर तैनात किए जाने के अलावा कुछ और मंजूर नहीं है। कर्मचारियों ने एक प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें कहा गया है कि आवास, ट्रांसफर और सुरक्षा आदि देने के आश्वासन उन्हें अब किसी भी सूरत में मंजूर नहीं है, क्योंकि अब वो नौकरी जारी रखने के लिए जानों को जोखिम में नहीं डाल सकते। आपको बता दें कि उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में बुधवार को हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में कश्मीर में प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज के तहत नियुक्त कश्मीरी हिंदू कर्मचारियों और जम्मू संभाग के हिंदू कर्मियों को 6 जून तक सुरक्षित जगहों पर नियुक्त करने का फैसला दिया गया था। यही नहीं, उनकी समस्याओं के समाधान के लिए एक विशेष सेल भी बनाया गया था। जम्मू कश्मीर के उद्यमियों ने बिजली के किराए में प्रस्तावित बढ़ोतरी पर रोष जताया है। उद्यमियों ने आरोप लगाया है कि सरकार इस बढ़ोतरी के जरिए उद्योगों को निशाना बना रही है, जो उद्यमियों के लिए नई साफी है। जम्मू में आज जॉइंट रेगुलेटरी इलेक्ट्रिसिटी कमीशन के साथ आयोजित बैठक में उद्यमियों ने इस मसौदे पर कड़ा रोष जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बढ़ोतरी के जरिए सरकार जम्मू सूबे के उद्योगों को खत्म करने की साजिशें रच रही है। इस बैठक का आयोजन कमीशन के चेयरमैन लोकेश झा की अगुवाई में किया गया था, जिसमें जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एमडी शिव अनंत तयाल सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद थे। ये जो प्रपोज्ड टैरिफ हाइक है, ये तो अनजस्ट है, अनलॉजिक है, बेस्ड ऑन डिपार्टमेंट अपनी इनएफिशिएंसीज सारी एक ही सेक्टर पे थोपना चाहता है। हाईएस्ट बेस क्या है इनका टैरिफ बढ़ाने का कि ये टीएनडी लॉसेस बहुत हैं और ये अदर सेक्टर से पैसा नहीं कलेक्ट कर पाते, और इंडस्ट्री चूँकि गुड पे मास्टर है, टाइमली पैसे देती है और बहुत इजी है इंडस्ट्री से पैसा रिकवर करना, इसलिए सारा अपना इनएफिशिएंसी और जो बोझा है वो इंडस्ट्री पे थोपना चाहते हैं। 70%, ये तो बिल्कुल झूठ और गलत बोल रहे हैं कि 12 से 17% की हाइक प्रपोज्ड है एवरेज, बट जब इंडस्ट्री को कैलकुलेट करेंगे इट अमाउंट्स टू 70%, विच इज़ अनजस्ट। ये एक जैसे लगता है जम्मू रीजन की इंडस्ट्री को जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसको मारने की, और जो नई पर्सपेक्टिव इंडस्ट्री आना चाहती है उसको पहले ही वार्निंग सिग्नल देना है कि भाई मत आओ। जो एडमिनिस्ट्रेशन बार बार ये प्रोक्लेम करती है कि हमारे यहाँ चीपेस्ट बिजली है, तो चीपेस्ट कहाँ है? ये तो हिमाचल और उत्तराखंड से भी ज़्यादा हाइक प्रपोज कर रहे हैं हाइक। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व पूर्व मंत्री श्यामलाल चौधरी ने आरएसपुरा के वार्ड नंबर 4 का दौरा किया। इस दौरान पूर्व मंत्री ने वार्ड में कम्युनिटी हॉल के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आरएसपुरा म्युनिसिपल कमेटी के प्रधान सतपाल पप्पी, उप प्रधान किशोर शर्मा सहित स्थानीय पार्षद भी मौजूद थे। इस कम्युनिटी हॉल के निर्माण कार्य पर 50 लाख रुपए की लागत आएगी। इस अवसर पर पूर्व मंत्री ने आरएसपुरा म्युनिसिपल कमेटी के कार्यों की जमकर सराहना की। और वार्ड नंबर 5 में म्यूनसिपलिटी आरएसपुरा के चेयरमैन, उनके वाइस चेयरमैन, उनके काउंसिलरों के साथ सबके सहयोग से शहर में कोई भी ऐसी वार्ड नहीं है, कोई भी ऐसा समाज नहीं है जहां कोई भी कमेटी हाल में काम नहीं हुआ। उसी तरह इसी वार्ड में 4 और 5 में दोनों काउंसिलरों की सपोर्ट से
और इनकी काफ़ी देर की डिमांड थी, क्योंकि इस वार्ड में 4 और 5 में काफ़ी गरीब समाज के लोग रहते हैं, जिनको अपना ये कम्युनिटी हॉल मिलेगा तो जब चाहे छोटा मोटा कोई फंक्शन है उसमें करेंगे, ताकि गरीब समाज को मदद मिले। उसके लिए जिस सोच के मुताबिक लोगों ने अपने काउंसलर, अपने इस म्यूनसिपलिटी जो RS जिसके चेयरमैन सतपाल जी हैं, इनके बनाने का लक्ष्य था, आज लगता है कि गरीब समाज को अपनी जिस उम्मीद के साथ ये म्यूनसिपलिटी बनाई थी उस पर वो खरा उतर रहे हैं, और लोगों की जो दिक्कतें थी वो दूर होकर लोगों की जिस चीज़ की जरूरत थी वो लोगों को मिल रहा है। मैं म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, उनके काउंसलर सबको मुबारकबाद देता हूं। 50 लाख रुपए का ये यहाँ पर कम्युनिटी हॉल जो वार्ड नंबर 4 और 5 में बनने जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ये वार्ड नंबर 4 और 5 के जो काउंसलर हैं इन्होंने पूरी मेहनत की, और जितने भी हमारे वार्ड नंबर 1 से लेकर 13 तक काउंसलर थे, सभी ने इन्हें सहमति दी इनको कि हम आपकी वार्ड के अंदर ये काम रखेंगे। तो आज ये जो यहाँ पर इनॉग्रेशन हुई है काम की, ये पूर्व मंत्री माननीय चौधरी श्यामलाल जी के कर कमरू द्वारा हमने ये करवाई है। हम अपना सौभाग्य समझते आए हैं कि पूर्व मंत्री चौधरी श्यामलाल जी ने वार्ड नंबर 4 और 5 में NYC योजना के तहत सेवाएं दे रहे मुलाजिमों ने आज लगातार चौथे दिन जम्मू के भाजपा मुख्यालय के बाहर अपने मासूम बच्चों को गोद में उठाकर प्रदर्शन किया। नियमित करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे इन लोगों ने भाजपा पर उनकी अनदेखी करने और धोखे में रखने का आरोप लगाया। इन लोगों ने सरकार से उनके लिए नया SRO जारी कर राहत पहुंचाने की मांग की और चेतावनी भी दी कि ऐसा न होने पर उनका आंदोलन उग्र रूप धारण कर लेगा। हमारी एक ही डिमांड है कि हमारे को जो है वन टाइम सोल्यूशन निकाला जाए, रेगुलराइजेशन किया जाए। पिछले 12 सालों से हमारे साथ जो धोखाधड़ी की गई है, हम उस धोखाधड़ी का इंसाफ और इस 12 साल का जो है हिसाब मांगते हैं। इस 12 साल का हिसाब जम्मू कश्मीर की जो प्रशासन में बैठे हुए लोग हैं उनसे मांगते हैं। हम किसी से भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक मांग रहे हैं। हम युवा अगर हैं, 25 साल हमारी आयु थी जब हमको यहाँ पर लगाया गया, और आज 12 साल हो गए। आप बताएं हमारा मुस्तकबिल अब कहाँ जा रहा है? ये हमसे चाहते क्या है? हम किसी भी गलत एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं है। धरना कब तक रहेगा? धरना जब तक हमारी जान रहेगी तब तक हम या तो यहाँ से पॉलिसी लेकर जाएंगे, रेगुलर होकर जाएंगे, या हम लाशें लेकर जाएंगे यहाँ से। पहले सबसे अपील करते हैं कि आज हमें 4 दिन हो गए इधर बैठे, कहते हैं हमें इनको जॉब पॉलिसी दो। ये सारे कड़कती धूप में बैठे हैं, इनको जॉब पॉलिसी दो और परमानेंट करो और इनकी पे बढ़ाओ। हाँ, जब भी स्कूल में जाते हैं मैम बोलती है फीस दो। कहाँ से देंगे फीस? 2500 में हमारा खुद का गुजारा नहीं होता, स्कूल में फीस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 8 साल पूरे होने पर देश भर में होने वाली सुशासन यात्रा जम्मू कश्मीर में भी आयोजित की जाएगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण प्रभात ने बताया कि जम्मू कश्मीर में ये यात्रा 3 से 6 जून तक चलेगी, जिसमें देश भर के नौजवान नेता अपने अपने प्रदेश का नेतृत्व करने यहां पहुंच रहे हैं। माननीय मोदी जी की सरकार के 8 वर्ष पूरे हुए हैं, उसके अंतर्गत पूरे देश में सुशासन यात्राएं चलाई जा रही हैं। ये सुशासन यात्रा जम्मू कश्मीर भी 3, 4, 5, 6 जून को रहेगी, और इसमें पूरे देश से नौजवान नेता जो अपने अपने प्रदेशों का नेतृत्व करेंगे वो जम्मू कश्मीर आएंगे। जम्मू कश्मीर की सांस्कृतिक विरासत, यहाँ की इतिहास और यहाँ के जो पौरुष का एक भाव है, और उसके साथ साथ किस तरीके से यहाँ पर पिछले 8 वर्ष के अंदर सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण की योजनाओं का लाभ आम व्यक्ति तक पहुंचा है, किस तरीके से अनुच्छेद 370 के बाद लोगों के जीवन के अंदर बदलाव आया है कि ये सुशासन यात्रा जम्मू कश्मीर में आ रही है 4 दिनों के लिए, और वो एक संदेश लेकर के जाएंगे और जम्मू कश्मीर के विकास कार्य देश भर के अंदर जन जन तक पहुंचाएंगे। आप सब यहाँ पर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। कश्मीर घाटी में बढ़ रही टारगेट किलिंग के चलते जम्मू की जगती टाउनशिप में रहने वाले कश्मीरी पंडित विस्थापितों ने इस वर्ष माता खीर भवानी की यात्रा पर न जाने का फैसला किया है। इन लोगों के मुताबिक जिस तरह से कश्मीर में हिंदू समुदाय के लोगों को आतंकियों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है, उसे देखते हुए कश्मीरी पंडित विस्थापितों ने इस बार यात्रा पर न जाना ही मुनासिब समझा है। कश्मीरी विस्थापितों के मुताबिक इस समय कश्मीर में हालात ठीक नहीं है और ऐसे में यात्रा पर जाना सही नहीं होगा।
इस साल बाइकाट किया गया है यात्रा को, मतलब मुलतवी की गई है क्योंकि हालात ठीक नहीं है। जहां पर हमारे फौजी सेफ नहीं है, जहां पर हमारे पुलिस वाले कश्मीर में सेफ नहीं है, मारा जाता है। कश्मीरी पंडितों को, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जाता है। आम शहरियों को जो देश के हित में बात करते हैं उनको मारा जाता है। इसलिए हमने मुनासिब समझा कि इस साल खीर भवानी यात्रा को मुलतवी करेंगे। लोगों ने बताया है कि इस साल बाइकाट ही कर लेंगे खीर भवानी जाने के लिए, और जगती से भी बाइकाट ही होगा। हम गवर्नमेंट को भी अपील करना चाहते हैं कि इस साल गवर्नमेंट गाड़ियां यात्रा के लिए न दी जाए, क्योंकि इस साल बिल्कुल हालात ख़राब है और हमारे पैकेज मुलाजिम जो वहां पर है उनको बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। खुद समझ लीजिए कि कितने हालात ख़राब है, और वो जंग लड़ रहे हैं, अमन का जंग लड़ रहे हैं कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। उनकी ही वजह से एक ऐसा माहौल बन गया है कि आम कश्मीरी पंडित ने इस साल खीर भवानी यात्रा जाने से मना किया है। जाना तो चाहिए, लेकिन जो सिचुएशन बन चुके हैं अभी, खासकर जो हमारे पैकेज के लड़के इसमें वहाँ पर परेशान है, हिरासमेंट उन पर हो रही है, उस हिसाब से मुझे लगता है कि जो है मुश्किल ही है। कि जबकि सरकार को, अगर अब जाएंगे भी, सरकार को जो है इसमें फुल प्रूफ सिक्योरिटी देनी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से अभी हालात है कश्मीर के वो ठीक नहीं है, लेकिन जाना तो चाहिए मेरे ख्याल। देखिए फ़र्क तो होगी, क्योंकि दुख तो है, सबों में गुस्सा है, सबों में नाराज़गी है अपने सरकार के ऊपर, चूँकि ये सरकार का फेलियर है। मैं आज भी ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर सरकार ईमानदार होती, अगर सरकार सिंसियर होती तो ये किलिंगें नहीं होती। आप देख सकते हैं जिस हिसाब से आज इन्होंने अब कहा कि भाई अपने अपने जोनों में आपको ट्रांसफ़र करेंगे, अपने हेडक्वार्टर पर ट्रांसफ़र करेंगे। क्या मुझे लगता है उससे वो सेफ़ है? बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता वो सेफ़ है, क्योंकि आप देख सकते हैं जिस हिसाब से राहुल भट्ट की किलिंग एक ऑफिस में हुई है, जो कि जहाँ पर लोगों को जस्टिस मिलती है, जहाँ पर लोगों को इंसाफ मिलता है, वहाँ पर उसको मौत मिली है। तो मुझे लगता है उस हिसाब से वहाँ पर अभी हालात ठीक है, जिसकी वजह से अब लोगों में आक्रोश है। लोग जो है इस समय काफ़ी हिरासमेंट कर रहे हैं जाने के लिए। जिला पुंछ के फजलाबाद के लोगों ने स्थानीय गवर्नमेंट हाई स्कूल को अपग्रेड कर हायर सेकेंडरी स्कूल बनाने की मांग की है। इन लोगों का आरोप है कि 1981 में इस स्कूल को अपग्रेड कर हाई स्कूल बनाया गया था, लेकिन अब स्थानीय लोग इस स्कूल का दर्जा बढ़ाने की लगातार मांग कर रहे हैं, पर इन लोगों की कहीं भी कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। इन लोगों के मुताबिक हायर सेकेंडरी स्कूल न होने के कारण इस क्षेत्र के युवाओं को पढ़ाई के लिए सुरनकोट या फिर बफलियाज जाना पड़ता है, जो यहाँ से काफी दूर है। क्या कहना है यहाँ के लोगों और छात्रों का, आइए देखते हैं। 40 साल हो गए हाई स्कूल को, हाई सेकेंडरी नहीं बना। हम वहाँ से सुबह पैदल आते हैं, स्कूल में लेट हो जाते हैं, टाइम पे नहीं पहुँचते यहाँ पे हम। तो मेरी बहनें सब वहाँ पे, मेरे भाई बहन सब आते हैं यहाँ से, पैदल आते हैं हम, टाइम बहुत लग जाता है तो हम स्कूल में पहुँच नहीं पाते जल्दी। तो मेरी सरकार से अपील है कि हमारे हाई स्कूल को हाई सेकेंडरी में बनाया जाए। 40 साल हो गए हैं आज। और मैं ये गवर्नमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि हाई सेकेंडरी स्कूल जो हमारा उधर फजलाबाद में नहीं है, हाई स्कूल है, आज 40 साल हो चुके हैं उसको, और उसको हाई सेकेंडरी बनाया जाए। हमको उधर से इधर आने में सुरनकोट स्कूल में, हाई सेकेंडरी स्कूल में पढ़ते हैं, बहुत दिक्कत होती है। हम टाइम पर यहाँ पर पहुँच नहीं पाते हैं, हमारा पहला पीरियड या दूसरा हो जाता है तो फिर हम पहुँचते हैं। इसलिए मैं गवर्नमेंट और सरकार से अपील करता हूँ कि हमारा जो हाई स्कूल है फजलाबाद में, उसको हाई सेकेंडरी बनाया जाए, जिसको 40 साल हो चुके हैं कि आज तक वो हाई सेकेंडरी स्कूल नहीं बना। हमारे फजलाबाद के अंदर एक हाई स्कूल है, तो जिसको जो कि 1979 से लेके आज 2022 तक जिसको हाई सेकेंडरी स्कूल का दर्जा नहीं मिला। तो मेरी गवर्नमेंट से यही रिक्वेस्ट है कि जल्द और जल्द इसको हाई सेकेंडरी स्कूल का दर्जा दिया जाए, क्योंकि हम लोग थोड़ा एक गांव के रहने वाले, हमें यहाँ से बाज़ार तक जाने में बहुत दिक्कत आती है। हमारी बहनें भी जाती हैं तो हमें गाड़ी टाइम पे नहीं मिलती, कभी हम लेट हो जाते हैं तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। हम बहुत दूर से आते हैं यहाँ पर, हाई सेकेंडरी जो है हमारा स्कूल उधर नहीं है, तो हम बहुत प्रॉब्लम होती है, तो टाइम पर नहीं पहुँच पाते अपने स्कूल इधर सुरनकोट, बहुत चल के होना पड़ता है, तो गाड़ियों की भी दिक्कत है। तो सर देखो, हमें पास है जो स्कूल है वो हाई सेकेंडरी होना चाहिए, तो हमारी बहनें भी आती हैं हमारे साथ, पैदल आती हैं वो भी, तो उधर हाई सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए। तो देखो घर का काम करना पड़ता है जाके, तो टाइम पर घर भी नहीं पहुँच पाते हम, फिर जाके पढ़ाई भी करनी पड़ती है। तो सर हमारी ये अपील है कि सरकार से क्या अपील रहेगी? सरकार से ये अपील है, हम बहुत ये करना चाहते हैं कि वहाँ हाई स्कूल जो हमारा हाई सेकेंडरी होना चाहिए। 40 साल होंगे सर, तो इस पे कोई किसी ने नज़र नहीं डाली। तो आज तक जो है ये हाई स्कूल जो है ये रहा सेंटर में था, अब इस
दौर में इसके साथ जो दूसरे और स्कूल थे, वो हाई स्कूल थे, वो हायर सेकेंडरी लेवल पर चले गए। उसमें गोथल स्कूल था, बफलियाज था, लसाना था, चंदीमाड़ था, बाकी उधर नीचे भी स्कूल हैं। लेकिन ये बदकिस्मती हमारी ये रही कि ये स्कूल जो है, इसके फीडिंग स्कूल जो हैं 4-5 जो है मिडिल स्कूल हैं। आज भी इसके फीडिंग स्कूल 3 जो हैं, वर्ण मनासा हाई स्कूल है, कोर्ट का हाई स्कूल है, न्यू लाइट एकेडमी हाई स्कूल है। तो पिछले 5-10 साल से भी इसकी कोशिश रही कि ये हाई सेकेंडरी स्कूल हो जाए, लेकिन ये सियासत का शिकार रहा ये स्कूल, और आज तक ये +2 में नहीं तब्दील हुआ। हमारे यहाँ फजलाबाद की आबादी के लिहाज से बहुत बड़ी आबादी, इस गांव की जो है 4 पंचायतें। मैं बार बार यही इल्तिजा करता हूँ गवर्नमेंट से कि 1979 में ये मिडिल स्कूल शिफ्ट हुआ था यहाँ फजलाबाद में। तो फिर 1981 में 1981 में ये हाई स्कूल हुआ अपग्रेड। तो आज तक वहाँ से लेकर आज 2022 तक इसको 40-41 साल हो चुके हैं, इसको अपग्रेडेशन नहीं हो सकी। शोपियां के सेडो इलाके में सेना द्वारा किराए पर लिए गए एक निजी वाहन में आज तड़के हुए विस्फोट में सेना के 3 जवान घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के मुताबिक यह हादसा हथगोले के कारण या फिर वाहन के अंदर पहले से लगाए गए आईडी से या फिर बैटरी की खराबी की वजह से हुआ होगा, जिसकी जांच की जा रही है। ये जो जानकारी सामने आई है वह साझा की जाएगी। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ये घटना आज तड़के लगभग 3 बजे की है, जब खुफिया जानकारी के आधार पर सेना का एक दल सर्च अभियान चलाने के लिए जिला शोपियां के पातिथोलान इलाके की ओर रवाना हुआ था। सेडो से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर सेना द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे निजी वाहन में एक जोरदार विस्फोट हो गया, जिसमें वाहन के आगे के परखच्चे उड़ गए। इस विस्फोट में सेना के 3 जवान घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार मुहैया करवाने के बाद सेना के 92 बेस अस्पताल श्रीनगर भेज दिया गया। घायलों में एक जवान की हालत चिंताजनक बताई जा रही है। जिस इलाके में ये घटना हुई है उसकी घेराबंदी कर बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन इसमें अभी तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। कुछ साल पहले जम्मू के दड़प इलाके में बरसात के मौसम में बहे पुल से प्रभावित हुए लोगों को जल्द ही बड़ी सौगात मिलने वाली है। इस इलाके में नया पुल लगभग बनकर तैयार है, जिसे जल्द ही यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। पुल के बहने से करीब 45 गांव के लोग प्रभावित हुए थे, जिन्हें आने जाने के लिए एक लंबा सफर तय करना पड़ता था। पूर्व एमएलसी विक्रम रंधावा ने आज इस निर्माणाधीन पुल का जायजा लिया। और आप देख सकते हैं कि जो काम 2-2.25 साल में खत्म होना चाहिए था, 7 महीने में बेहतरीन पुल बन के आज तैयार है, लोगों को समर्पित है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं बधाई दूंगा जहाँ शैलेंद्र कुमार जी और उनकी पीडब्ल्यूडी की टीम को, वहाँ AK कंस्ट्रक्शन के मालिक अनिल शर्मा जी और उनकी टीम को भी मैं बधाई दूंगा। छोटे से छोटे मजदूर से लेके उनके टेक्निकल इंजीनियर तक ने गर्मी नहीं देखी, सर्दी नहीं देखी, बरसात नहीं देखा। लगातार उनको पता था कि ये 40-45 गांव हैं, इनकी जिंदगी रुकी है, हमें ये काम जल्दी करवाना है। आज हमने इसका विधिवत इस पे एक निगाह घुमाई है। यकीनन सबका तसल्ली बख्श काम भी हुआ है, और मैं शैलेंद्र जी से आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि जल्दी से अपना समय निकाल के, और अगर हो सके तो LG साहब को यहाँ लाके इसका उद्घाटन करवाइए, ताकि LG साहब को पता लगे कि हमारे जम्मू के अंदर भी कितने बेहतरीन ऐसे सन ऑफ द साइल हैं जो थोड़े समय में कम पैसे में बेहतरीन काम करते हैं। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਲ ਇਹੋ ਹੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਨ ਮਨ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮਕਾਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 40-45 ਪਿੰਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਦਿਓ ਸੱਜਣਾ ਸਿਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਭ ਸਿਉ ਮੇਲ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮਕਾਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਤਰੇ ਚੜਾਇਆ ਹੈ। शुक्र है रब इन्हां दी दिन दुगनी ते रात चुगनी करे। सड़क हादसे में मारे गए तालाब तिल्लो निवासी व्यक्ति के परिजनों और स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार से सड़क हादसे में मारे गए व्यक्ति के परिजनों की आर्थिक सहायता करने की मांग की।
माध्यम से ये गुजारिश करते हैं कि इनके परिवार को कंपनसेशन मिले। 6 महीने की बेटी एक बच्ची उसकी रह गई है, घर में अर्निंग कोई नहीं है, तो वो कहाँ से पैसे कमाएगा। इनके लिए कुछ न कुछ कंपनसेशन दिया जाए जिसके साथ इसका परिवार आगे चल सके। यहाँ पे ये लोग ये सभी इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि इस परिवार के साथ इंसाफ हो। विकास कार्यों को जारी रखते हुए वार्ड नंबर 69 की पार्षद गुरमीत रंधावा ने वार्ड के सेक्टर जी में पार्क की मरम्मत कर आज उसे जनता को समर्पित किया। इसके अलावा उन्होंने कारगिल शहीद मेजर अजय सिंह जसरोटिया और शहीद मेजर आईएएस बब्बर की प्रतिमाओं की भी मरम्मत की। इस अवसर पर स्थानीय पार्षद ने लोगों से पार्क और शहीदों की प्रतिमाओं के रखरखाव की अपील की। 8 साल बेमिसाल मोदी सरकार शिल्पकार नए भारत की, उसी के तहत विकास कार्य हमारे चल रहे हैं। सैनिक कॉलोनी में हमने ये आज जो पार्क है सेक्टर जी में, ये लोगों को समर्पित की है और इसके साथ ही हमारे 2 स्टैचू से उनका भी हमने निर्माण कार्य कराया है, वो खराब हो चुका था। और मैं उम्मीद करती हूँ ये मेरे यहाँ के जो पार्क के आगे पीछे वाले मेरे रेजिडेंट्स हैं, इस पार्क का रखरखाव का पूरा ख्याल रखेंगे। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिएगा इजाजत, नमस्कार।